हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में। कंसंट्रेशन सेल्स का जो टॉपिक है वो आपको हायर क्लासेस के अंदर बीटेक बीएससी के अंदर जो है वो काफ़ी ब्रॉड वे में मिलेगा, लेकिन हमारी +2 क्लास के अंदर सिर्फ इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रो है। इसके थोड़े से टाइप्स हैं और कंसंट्रेशन सेल से हम हमारे सेल की ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं, कौन सा रिलेशन हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो जैसे हमने पहले दो टाइप जो हैं वो हमने सेल्स के डिस्कस किए थे। एक था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा था हमारा गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। अब ये हमारे पास हमारी तीसरी टाइप आ गई है जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर देखो क्या होगा, हमने दो बीकर्स लेने हैं और दोनों बीकर्स के अंदर हमने सेम इलेक्ट्रोलाइट फिल करने हैं। पहले हम ऐसा नहीं कर रहे थे, पहले हम दोनों बीकर्स के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेते थे, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों बीकर्स के अंदर हमें सेम इलेक्ट्रोलाइट लेना है। अब देखो सेल बनाने के लिए हमारे पास रूल क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो भी मेटल आयंस हमारे प्रेजेंट होंगे उसी मेटल की रॉड हमें लेनी होती है। तो अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोलाइट लिया था तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स भी कौन सी लेनी पड़ेंगी, जिंक इलेक्ट्रोड्स ही लेनी पड़ेंगी। तो फिर किसी बच्चे ने बोला कि सर ये सेल कैसे बनेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, दोनों के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सेम है, तो कोई भी रिएक्टिविटी कम ज़्यादा तो है ही नहीं, तो इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिएक्शन तो होगी नहीं, सेल तो बनेगा ही नहीं। तो चलो उसके बारे में भी देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों रोड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया थ्रू वायर और इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया थ्रू सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब आपकी बात बिल्कुल सही है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स हमारी सेम है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट हमारे सेम है, तो रिएक्टिविटी का कहीं पे फ़र्क होगा ही नहीं, रिएक्टिविटी या एक्टिविटी का, जिसकी वजह से हमारा सेल प्रोड्यूस हो पाए। तो ये सेल काम कैसे करता है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है इसके नाम पे। इसका नाम है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल्स हमारे वो डिवाइसेस होती हैं जिनमें हम सेल वाली सारी वर्किंग प्रोसीड करवाते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशंस। हमने हमारे दो बीकर्स के अंदर कंसंट्रेशंस जो हैं वो अलग अलग लेनी है और ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशंस रिएक्टिविटीज़ अलग अलग हो जाएंगी, और अगर रिएक्टिविटीज़ अलग अलग हो जाएंगी तो हमारा सेल जो होगा वो वर्किंग पोजीशन में आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर कंसंट्रेशन हम किस किस की चेंज कर सकते हैं, तो आप जनरली देखो आपके पास आपके अरेंजमेंट में दो ही तो चीज़ें हैं, या तो आपके पास आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या आपके पास आपके इलेक्ट्रोड्स हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया है वो दोनों जिंक इलेक्ट्रोड्स आप अलग अलग एक्टिविटीज़ की ले सकते हो, मतलब एक की एक्टिविटी ज़्यादा और एक की एक्टिविटी कम। आपने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था वो तो ले लिया सेम कंसंट्रेशन का 1 मोलर, लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रोड्स थी, इलेक्ट्रोड आपने अलग अलग एक्टिविटीज़ की ले ली। तो इस केस में जो हमारा कंसंट्रेशन सेल बनेगा वो कौन सा बनेगा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल वो सेल होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट रॉड्स की एक्टिविटीज़ जो है वो रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हम सेम रखेंगे, तो ड्यू टू डिफरेंस इन द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड हमारा सेल जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। दूसरा केस में यहाँ पे ये कर सकता था कि मैं मेरे दोनों इलेक्ट्रोड्स की एक्टिविटी सेम रखूँ, दैट इज़ A1, लेकिन मैं दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज कर दूँ। अगर एक इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास 1 मोलरिटी का है तो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट से मैंने ले लिया 0.8 मोलर कंसंट्रेशन का। इस केस में हमारे पास दो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे आयंस का ट्रांसफ़र होगा और हमारे पास हमारा सेल जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो इस कंडीशन को फिर हम बोलते हैं, या इस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। तो 3 डेफिनेशंस यहाँ पे बन जाएंगी। पहली डेफिनेशन थी हमारी कंसंट्रेशन सेल की। कंसंट्रेशन सेल्स हमारे वो सेल्स होते हैं जिनमें हम ट्रांसफ़र करते हैं हमारे मैटर का एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में,
क्योंकि कंसंट्रेशंस के अंदर डिफरेंस आ रहा होता है। अब वो कंसंट्रेशंस के अंदर जो डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में भी आ सकता है और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में भी आ सकता है। तो अगर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आएगा तो वो हमारा सेल बनेगा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में फ़र्क आएगा तो वो हमारा बनेगा इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। तो ये हमारे पास हमारा केस हो गया। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड्स की एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सेम होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड्स की एक्टिविटी सेम होती है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन जो होती है वो अलग अलग होती है। रिप्रेजेंटेशन वैसी होती है जैसे हम पहले कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे सपोज करो मैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की रिप्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूँ, तो उसके लिए देखो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक आयंस थे, सॉल्ट ब्रिज, जिंक आयंस होते हैं और जिंक इलेक्ट्रोड होती है। जो हमारे जिंक आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन मैं क्या ले रहा हूँ 1 मोलर, तो वो आप यहाँ पे बताओगे। जो दो हमारे जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रोड थे उनकी एक्टिविटीज़ अलग अलग हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी A1 और A2। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का। अगर मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन देना होता इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल का तो उसमें देखो जिंक 2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज, जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक। अब यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड्स की कंसंट्रेशन तो सेम ही होगी ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ रहा है, तो एक की कंसंट्रेशन है C1 और एक की कंसंट्रेशन है C2 और दोनों कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। तो ये हमारे पास हमारे कंसंट्रेशन सेल्स का कंसेप्ट होता है। अगर मैं हमारे कंसंट्रेशन सेल के थ्रू हमारे सेल की EMF जो है वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो EMF हम देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। E cell is equal to 0.0591 by n log of concentration C2 divided by concentration C1। तो ये हमारे पास हमारी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। इसमें C2 जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन और C1 जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन है। हमारे ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सेल हमारा स्पॉन्टेनियस होगा अगर हमारे सेकंड कंसंट्रेशन जो है वो फर्स्ट कंसंट्रेशन से बड़ी आ रही होगी। तो ये हमें पता करना है, ये हमें पता लगाना है हमेशा। हमारी जो C2 कंसंट्रेशन है वो C1 कंसंट्रेशन से हायर आएगी। न्यूमरेटर वाली कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर बड़ी आ रही होगी तभी हमारा सेल जो होगा वो पॉजिटिव कंडीशन में आएगा। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी यूज़ कर लिया है 0.0591, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन लिया हुआ है, क्योंकि 298 केल्विन टेम्परेचर लेने पे ही हमारा ये कांस्टेंट जो वैल्यू होता है वो आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है कंसंट्रेशन सेल की EMF पता करने का। EMF की वैल्यू पॉजिटिव तभी आएगी जब हमारी न्यूमरेटर वाली जो कंसंट्रेशन है वो डिनोमिनेटर वाली कंसंट्रेशन से बड़ी होगी। अब उसके बाद एक लास्ट चीज़ हमारी यहाँ पे बताने वाली रह जाती है कि कौन से हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन होगा, कौन से हाफ सेल पे रिडक्शन होगा। तो ये आपको यहाँ पे ये देखना है, कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर जिस हाफ सेल में लोअर कंसंट्रेशन होती है, जैसे ऊपर वाला केस है हमारा, ऊपर वाले केस में राइट हैंड साइड में मैंने लोअर कंसंट्रेशन ली हुई है, तो जहाँ पे भी हमारी लोअर कंसंट्रेशन होगी वो बनेगा एनोड यानी कि नेगेटिव पोल, और वहाँ पे फिर हम क्या शो करेंगे, ऑक्सीडेशन शो करेंगे। अगर हमारा इन दोनों में से हाफ सेल हायर कंसंट्रेशन पे होगा, जो भी हाफ सेल, तो जो हाफ सेल हमारा हायर कंसंट्रेशन पे प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड, और उसको हम डेजिग्नेट करते हैं पॉजिटिव पोल, और वहाँ पे हमारे पास होती है रिडक्शन। ये हमारे पास हमारे कंसंट्रेशन सेल्स का कंसेप्ट है। कंसंट्रेशन सेल्स में देखो दोनों इलेक्ट्रोड हैं तो हमारी सेम ही ना, उनकी एक्टिविटी अलग अलग होती है, तो वहाँ पे कोई नेट केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को अलग अलग जो है वो बनाते हैं, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे तो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम ही हैं, तो जनरली कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये था हमारे पास हमारा कंसंट्रेशन सेल्स का कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक फिर हमारे पास आ जाता है
कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नास्ट इक्वेशन। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू निकालनी है नर्नास्ट इक्वेशन से। तो उसके लिए देखो सबसे पहले क्या होगा, मैं एक सिंपल सा सेल यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। जिंक कॉपर का सेल था जिसके अंदर ये वाली रिएक्शन प्रोसीड करती है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट चेंजेस टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये हमारे पास एक बेसिक हमारे वोल्टिक सेल की रिप्रेजेंटेशन है या रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारा जिंक है वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और जो हमारा कॉपर है वो रिडक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो इस केस के अकॉर्डिंग जिंक जो है वो हमारा एनोड बनेगा और कॉपर जो है वो हमारा कैथोड बनेगा। अब इसमें देखो होगा क्या, जब आपने ये वाला सेल बनाया तो इस सेल के अंदर यहाँ पे दो सर्किट्स के अंदर वर्किंग जो है वो हो रही होती है, इंटरनल सर्किट में और एक्सटर्नल सर्किट में। पहले मैं फटाफट आपको इस सेल का जो बेसिक अरेंजमेंट है वो बना के दिखा देता हूँ। हमारे पास हमारे दो बीकर्स हैं। एक बीकर जो है लेफ्ट वाला, उसमें मैंने 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है। राइट वाले में मैंने 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है। दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है सॉल्ट ब्रिज के साथ। जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन में मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है, कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है। रोड्स को मैं आपस में कंबाइन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। सॉल्ट ब्रिज जो होगा हमारा, उसके अंदर मैं कोई भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फिल कर दूंगा। जैसे सपोज करो इसके लिए मैं K2SO4 जो है वो ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा केस है। अब जो मैंने आपको ये अरेंजमेंट बना के दिखाई है, इस अरेंजमेंट के अंदर इंटरनल सर्किट और एक्सटर्नल सर्किट में कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड विद द हेल्प ऑफ वायर्स। तो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो कर रहे होते हैं फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल। जो हमारा इंटरनल सर्किट है, इंटरनल सर्किट में हम देखो क्या कर रहे हैं जो हमारी जिंक रॉड है वो जिंक आयंस प्रोड्यूस कर रही है जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। राइट हैंड साइड में जो हमारे कॉपर आयंस प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम बना रहे हैं जो हमारे कॉपर रॉड पे डिपॉजिट हो रहे हैं। और तीसरा प्रोसेस हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है, जब यहाँ पे हम जिंक को जिंक आयंस में कन्वर्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। यहाँ पे जब हम कॉपर आयंस को कॉपर एटम में कन्वर्ट करके रॉड पे डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल बनाना है। उसके लिए देखो क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे एक्सेस सल्फेट आयंस प्रेजेंट होंगे वो हमारे सॉल्ट ब्रिज के थ्रू शिफ्ट होकर आ जाएंगे जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन में। ठीक है, इससे फिर क्या होगा, जो हमारा ZnSO4 है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि देखो जिंक आयंस हमें मिल रहे हैं जिंक रॉड से, सल्फेट आयंस हमें लेफ्ट वाली बीकर से मिल रहे हैं, सॉरी राइट वाली बीकर से मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ZnSO4 की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो जो कॉपर आयंस थे वो रॉड पे डिपॉजिट हो गए, सल्फेट आयंस जो थे वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा दिए। तो यानी कि जो हमारा कॉपर सल्फेट है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक साइड पे कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और एक साइड पे कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। अल्टीमेटली हमारे पास एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोनों बीकर्स के अंदर कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाएगी। उस केस में हमारा सेल जो है वो रुक जाएगा और इक्विलिब्रियम जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो जब हमारे सेल के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तब हमारे पास रिएक्शन क्या आएगी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट
इज इन इक्विलिब्रियम इन कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। तो ये जो रिएक्शन मैंने सेल रिएक्शन आपको ऊपर बताई थी, ये रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब इक्विलिब्रियम में आ गई है तो इसके लिए फिर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकता हूँ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मैं कंसंट्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे Kc लिखा। फॉर्मूला होता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कॉपर और जिंक हमारे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है प्योर फॉर्म में, तो इनकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 1। Kc की वैल्यू आ जाएगी जिंक सल्फेट डिवाइडेड बाय कॉपर सल्फेट। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, इसे मैं याद रखूँगा। ठीक है, अब मैं नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाइंग नर्नस्ट इक्वेशन जो होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास हमारी नर्नस्ट इक्वेशन होती है। देखो मैंने ये बोला था कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो दोनों बीकर्स के अंदर कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी। अब दोनों बीकर्स में कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस तो रहा नहीं। इसका मतलब जो आयंस की मूवमेंट हो रही थी वो बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना बंद हो जाएगी। और जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना बंद हो जाएगी सेल के अंदर, तो हमारे सेल की जो ईएमएफ होगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। हमारे सेल की ईएमएफ 0 कब हो जाती है, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब दोनों बीकर्स के अंदर, दोनों हाफ सेल के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशंस होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं। तो ये हमारे पास हमारा केस था। अब इक्विलिब्रियम पे जो हमारी सेल की ईएमएफ है वो 0 हो गई, तो यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ। 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 और कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4। आप देखो ZnSO4 और CuSO4 इसकी जो रेशो होती है वो किसके इक्वल आ रही है, Kc के इक्वल आ रही है। तो मैं यहाँ पे Kc पुट कर दूंगा। टेम्परेचर भी मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ 298 केल्विन। ये वाला जो हमारा टर्म था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ई नॉट सेल, R की वैल्यू पता है, टेम्परेचर मैंने 298 ले लिया, F की वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा 0.0591/n लॉग ऑफ Kc। ये हमारे पास हमारा रिलेशन आ गया ईएमएफ ऑफ द सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में, प्रोवाइडेड टेम्परेचर आपको क्या लेना है, 298 केल्विन। अगर आप 298 केल्विन टेम्परेचर नहीं ले रहे हो तो फिर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाई NF लॉग ऑफ Kc। तो अगर आपके पास 298 के अलावा कोई टेम्परेचर आ रहा होगा, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में होता है, तब आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड ईएमएफ के बीच में रिलेशन बताया, वैसे ही हम एक रिलेशन और स्टडी करते होते हैं जो होता है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ द सेल के बीच। तो ये रिलेशन जस्ट आपको याद रखना है, इन केस अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ हो जाए तो हमारे पास जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो इक्वल आती है हमेशा -NF ई सेल के। अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ ले लेता तो यहाँ पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी मैं स्टैंडर्ड कैलकुलेट करता। तो फॉर्मूला जो है वो दोनों के दोनों हमारे सेम फॉर्मूला हैं। डिफरेंस सिर्फ क्या है कि हमने हमारा जो ईएमएफ है वो स्टैंडर्ड लिया या नहीं लिया। अगर हम सिंपल ईएमएफ निकाल रहे हैं हमारे सेल की, तब हमारे पास आएगा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। जब हम स्टैंडर्ड ईएमएफ लेंगे हमारे सेल की, तब हमारे पास आएगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी होता है डेल्टा G नॉट, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी रिलेट करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे रिलेट करेगा वो देखो, ई सेल की वैल्यू मैंने ये निकाली हुई ना यहाँ पे ऊपर, तो ये पुट कर रहा हूँ -NF ई नॉट सेल की वैल्यू थी 2.303 RT बाई NF लॉग ऑफ Kc। तो ये NF से NF कट गया, डेल्टा G नॉट की वैल्यू आ गई
-2.303 RT log ऑफ KC। तो ये भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करने के लिए। तो ये था हमारे पास हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बेस पर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम अभी सॉल्व करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ड होंगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ ऑफ द सेल के रिलेशन पे, गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेशन पे। तो इन दो टॉपिक्स के बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमें डिस्कस करने हैं। कंसंट्रेशन सेल का जो टॉपिक था वो मैंने आपको जितना बताया आपने उतना ही करना है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आता है क्योंकि उसका सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट ही है जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी यानी कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ईएमएफ ऑफ द सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के जो रिलेशन है उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, तो आप उस तरीके को अप्लाई करोगे, आंसर खुद निकालोगे। यहाँ पे आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों चीज़ें सॉल्व करनी पड़ सकती हैं, तो मैं अभी उस पार्ट को सॉल्व नहीं करूँगा, वो पार्ट मैं आपके लिए छोड़ दूँगा। अगर किसी बच्चे को लॉग और एंटी लॉग निकालना नहीं आता है तो वो मुझे ग्रुप में ज़रूर बताएगा। लॉग और एंटी लॉग हम लॉग टेबल से कैसे सॉल्व करते हैं इसके ऊपर फिर मैं एक अलग से वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको लॉग एंटी लॉग निकालना आता है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो मुझे प्लीज़ ग्रुप में मैसेज करके बताएंगे। मैं लॉग और एंटी लॉग को कैलकुलेट करने की एक सेपरेट वीडियो जो है वो आपको बना के दे दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कुछ आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन हमें दे दी है कॉपर प्लस 2 सिल्वर पॉजिटिव चेंजेस टू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 सिल्वर्स। रिडक्शन पोटेंशियल भी हमें दे दी है। मुझे कैसे पता लगा ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, क्योंकि ये देखो Ag पॉजिटिव और Ag दो चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो ये हमारे रिडक्शन पोटेंशियल्स हमें गिवन है, ठीक है। जो हमारे पास नीचे रिप्रेजेंटेशन है ये वाली, ये रिडक्शन की फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से मैंने आइडिया लगाया कि ये दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। तो केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके लिए देखो हमारे पास क्या रिलेशन है। सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें एक तो सेल रिएक्शन गिवन है, वो भी बैलेंस्ड। इन केस अगर ये रिएक्शन बैलेंस ना होती ना तो आपको बैलेंस करनी है। लॉस और गेन हमेशा बैलेंस करना होता है, ये याद रखना। अगर आप बिना लॉस और गेन को बैलेंस किए इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपका आंसर जो है वो गलत आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन है। और हमें गिवन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर जो है 0.8, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन है जो है 0.34। अब सबसे पहले देखो कॉपर जो है वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, सिल्वर जो है वो रिडक्शन शो कर रहा है हमारी रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपर है हमारा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा और जो सिल्वर रॉड है हमारी वो कैथोड की तरह बिहेव करेगी, जिससे मुझे स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने में आसानी हो जाएगी। स्टैंडर्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड है यहाँ पे सिल्वर, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80। एनोड है यहाँ पे कॉपर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34। तो हमारे पास स्टैंडर्ड ईएमएफ आ गई है 0.46 वोल्ट, ठीक है। अब हमारे पास रिलेशन क्या होता है, देखो रिलेशन है हमारे पास E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591/n लॉग ऑफ KC, ठीक है। E नॉट सेल की वैल्यू मैंने निकाल ली है 0.46। इस पूरी इक्वेशन में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहे हैं। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 1 है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन सिल्वर गेन कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन हमारा कॉपर लॉस कर रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पे ये मैं 2 पुट कर रहा हूँ, लॉग ऑफ KC मुझे निकालना है। तो लॉग ऑफ KC की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 0.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.0591। लॉग यहाँ पे जाके हो जाएगा एंटी लॉग। तो मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके एंटी लॉग निकालना है, और एंटी लॉग से जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरे KC का आंसर आ जाएगा।
तो ये एंटी लॉग आप खुद सॉल्व करोगे, अगर किसी को नहीं आता होगा तो वो ग्रुप में बता देगा, मैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूँगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारा पहला न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और हमें के सी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। रिएक्शन हमें दी हुई है जिंक कॉपर वाली और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन है हमारे पास जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस टू कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है जिंक का, जो है -0.76 वोल्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है मुझे कॉपर का भी, जो है 0.34 वोल्ट। तो सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालूंगा मैं। कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब कॉपर जो है वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब जिंक जो है वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो मेरे पास ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैथोड माइनस एनोड 0.34 माइनस -0.76। तो मेरे पास ईएमएफ आ गई है, स्टैंडर्ड ईएमएफ हमारे सेल की 1.1 वोल्ट। अब मुझे पहले कैलकुलेट करना है केसी। तो ई नॉट सेल होता है मेरे पास 0.0591/n log ऑफ केसी। एन की वैल्यू हमारी रिएक्शन में 2 आ रही है क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, यहाँ पे पुट कर दूंगा। ई सेल मैंने सॉल्व कर लिया था जो है 1.1, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दूंगा। लॉग के सी की वैल्यू आ जाएगी 1.1 × 2 × 0.0591, तो के सी आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.2 डिवाइडेड बाई 0.0591। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्म है, इसे आप सॉल्व करोगे आपके पास के सी की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट हमारे न्यूमेरिकल का हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इजी सा काम है। हमारे पास ये रिलेशन था -NF ई नॉट सेल, एन मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे 2 है, एफ है फेरेडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96500, ई नॉट सेल है हमारे पास 1.1। तो आप इन सभी को आंसर्स को, इन सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो आपका जूल में होगा, जिसको आप किलो जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो 1000 से डिवाइड करके। तो ये था हमारा डेल्टा जी का पार्ट। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें भी हमें डेल्टा जी और के सी की वैल्यू ही निकालनी है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ के सी एंड डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। निकल और सिल्वर का सेल बनाया हुआ है, रिएक्शन आपको दी हुई है, आपको दोनों के दोनों मेटल रोड्स का अलग अलग स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं बताया, आपको सीधा ईएमएफ बता दी। तो ये तो अच्छी बात है, आपको डायरेक्टली ईएमएफ बता दी है, तो आप यहाँ पे ईएमएफ को डायरेक्टली यूज़ करके जो अपना काम है वो कर सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप खुद ट्राई करेंगे, वो मैं आपको नहीं बता रहा। फिर हमारे पास है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में उसने बोला राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन, पहले तो हमें सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, एंड कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो हमें ई नॉट सेल भी कैलकुलेट करना है। रिएक्शन है क्रोमियम और कैडमियम के बीच में। ऑल्सो कैलकुलेट डेल्टा जी, तो मतलब के सी को छोड़ के सब कुछ कैलकुलेट करवा रहा है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे कैलकुलेट करके दे देंगे। सबसे पहले जो डाटा है वो मैं नोट कर रहा हूँ। हमें रिएक्शन गिवन है 2Cr + 3CD2 पॉजिटिव चेंजेस टू 2Cr3 पॉजिटिव + 3 कैडमियम। दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है मुझे, क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और कैडमियम का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, ये चीज़ें हमें गिवन है।
मुझे एक तो यहाँ पे देनी है सेल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करनी है, और तीसरा मुझे यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है वो निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन। रिएक्शन से ऑब्वियस हो गया होगा कि जो हमारा क्रोमियम है वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, मतलब एनोड की तरह बिहेव करेगा, और जो हमारा कैडमियम है वो रिडक्शन शो कर रहा है, मतलब कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो यानी कि जो हमारा एनोड है वो रिप्रेजेंटेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, जो कैथोड होता है वो राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्रोमियम 3 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज, कैडमियम 2 पॉजिटिव और कैडमियम। ये हमारे सेल की रिप्रेजेंटेशन होगी। पहला पार्ट यहाँ पे फिनिश हो गया। दोनों आयंस की कंसंट्रेशन नहीं बता रखी, तो कंसंट्रेशन मैं यहाँ पे भी मेंशन नहीं कर रहा। अगर आप फिर भी मेंशन करना चाहते हो क्योंकि गिवन नहीं है, तो आप C1 C2 लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा पहला पार्ट था सेल रिप्रेजेंटेशन का। सेकंड था हमारे पास कैलकुलेट ई नॉट सेल, जो होता है हमारे पास कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड है हमारे पास कौन? कैथोड है कैडमियम जिसकी वैल्यू है -0.4। एनोड है हमारे पास क्रोमियम जिसकी वैल्यू है -0.74। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.34 वोल्ट। तो ये हमारा 0.34 वोल्ट जो है वो स्टैंडर्ड ईएमएफ आ गया सेल का। सेकंड पार्ट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। थर्ड एंड लास्ट पार्ट है हमारा, वो है डेल्टा जी नॉट, जिसे आप कैलकुलेट करते हो -NF E नॉट। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखो क्या है, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो लूज हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 6। उसके अलावा f की वैल्यू है हमारे पास 96,500। E नॉट सेल हमने ऊपर कैलकुलेट कर ही लिया था, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास हमारे डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसके तीनों पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द गिवन सेल हमें दिया हुआ है आयरन और आयोडीन के बीच में, हैज़ ई नॉट सेल 0.24 एट 298 केल्विन, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। टेम्परेचर उसने बोल ही दिया 298 केल्विन, अगर नहीं भी बोलता है तो हमें पता होना चाहिए कि वो 298 केल्विन है। अगर 298 केल्विन के अलावा कोई टेम्परेचर होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, अदरवाइज अगर मेंशन नहीं है तो आप 298 ही लेके चलोगे। सेल रिएक्शन हमें दे दी, जिससे मुझे ये पता लग रहा है कि आयोडीन मेरा ऑक्सीडेशन शो कर रहा है -1 से ये 0 चला गया, और जो आयरन है मेरा वो रिडक्शन शो कर रहा है, वो 3 से 2 चला गया। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, n की वैल्यू जो है वो 2 आएगी। तो n की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 पुट करनी है, बाकी सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई दी हैं। डेल्टा जी के लिए -NFE का फॉर्मूला लगा के ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, गिब्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड ईएमएफ पे बेस्ड। हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पार्ट था, वोल्टिक सेल वाला पार्ट, वो ख़त्म हो चुका है। कल से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे बैटरीज़ के बारे में। थैंक यू।